तो हर प्रोफाइल का, हर वर्ग का, हर रीति नीति का, हर विचार का व्यक्ति बीजेपी से जुड़ता है। और जो एक बार बीजेपी के झंडे के तले आ गया, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी, लेकिन विचारों के इस महासमुद्र में जिसने बीजेपी को अपनाया, हमने उसको अपनाया। और यही कारण है कि हम लोग विशुद्ध रूप से जब जनसंघ थे तो एक राजनीतिक दल के रूप में पहचान जरूर थी, लेकिन सत्ता हमसे कोसों दूर थी। और इसलिए हमने सब विचारों के लोगों को अपनाया। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े, समरस हुए, पार्टी के साथ जुड़े। माफी चाहूंगा, मेरा सवाल ये था, वापस मेरे सवाल पे आएंगे। मैं समझ रहा हूँ, मैं उसी इग्नोरिंग द लव्स जो आप बात कर रहे हैं, उसी का जवाब एक लंबी फहरिस्त है। मैं बाड़मेर के संदर्भ में बात करूंगा, अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो फिर मैं अडवाणी से लेकर जोशी जी से लेकर सब तक आऊंगा। उसी का जवाब आप बाड़मेर आए हैं, प्रदेश स्तर के नेता, हमारा एक आपसे स्पष्ट सवाल है, उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मैं उसमें छोटे पे आता हूँ। जसवंत सिंह जसो, ये पहला सवाल बनेगा बाड़मेर की मीडिया का, अगर आप आएंगे तो बीजेपी की ओर से उनकी इग्नोरिंग हुई या नहीं? देखिए, मैंने कहा है, क्योंकि पार्टी में जब किसी को अवसर मिलता है तो कोई न कोई भूमिका निश्चित रूप से मिलती है। पार्टी के नेताओं का प्रोफाइल देखेंगे तो उनकी किसी न किसी सरकार में, पार्टी में कोई न कोई भूमिका हमेशा रही है और वो महत्वपूर्ण रही है। उस समय की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां क्या होती हैं, वो किसी के साथ भी संभव होती है, मेरे साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी हो सकती है। लेकिन व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी की कभी नीति नियत नहीं रही किसी को इग्नोर किया जाए। पार्टी के झंडे के तले जो काम करते हैं उनको यथा योग्य, उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर भूमिका मिलती भी है और लोग छोटे से बड़े भी बनते हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री एक सामान्य से कार्यकर्ता, सामान्य से परिवार के व्यक्ति हैं, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कल्पना भी नहीं करी। तो पार्टी में जो व्यक्ति शिद्दत से काम करता है, लंबे समय तक काम करता है, ऐसा नहीं, उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश में, प्रदेश में अवसर जरूर मिलता है। तो मिला। दूसरा, अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस में अब गोविंद सिंह डोटासरा एक अलग सेंटर पावर, जब वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, आप प्रदेश अध्यक्ष पर आए, चूंकि बयानों की तरकीब थी और स्थितियां भी ऐसी थी, जब उनको इग्नोर करना गया तो आपको पावर थी, आप ज्यादा पावर थे, तो इग्नोरिंग तो है। ये आपकी परिभाषा है। वसुंधरा राजे जी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री रही हैं। वो लोकसभा और विधानसभा में अनेक बार सदस्य रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और इसलिए उसको आप इग्नोरेंस कहेंगे तो फिर कोई डेफिनेशन नहीं होगी। और ये 2024 जो आपने इलेक्शन लड़ा 25 सीटों पर, पार्टी किसी को कैंडिडेट ने इनवाइट नहीं किया कि वसुंधरा राजे को कोई आपने स्टार प्रचारक में रखा, ना वसुंधरा राजे किसी पे गई, सिर्फ झालावाड़ को बच के रह गई, तो इग्नोरिंग तो है सच। ये आपकी डेफिनेशन है। मेरी नहीं, वो झालावाड़ में पूरे समय काम कर रही थी और झालावाड़ के आसपास की सीटों में जहां उनको समय मिला वो गई है। वो राष्ट्र की उपाध्यक्ष हैं और इतने लाखों करोड़ों लोगों में और चंद लोगों में शुमार होना ये कोई कम सम्मान नहीं है। आज ये विषाद तो मेरे मन में भी हो सकता है, लेकिन पार्टी ने मुझे प्रदेश की भूमिका दी है तो सोच समझ के दी है। अब मैं उसमें से ये निराशा व्यक्त करूं कि मुझे पार्टी ने राजस्थान में क्यों कुछ नहीं दिया, तो ये मायने नहीं रखता है। जब हमने पार्टी को अपना लिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आर्गुमेंट नहीं करती। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक पार्टी जो भूमिका दे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसमें काम करते हैं। अगला ये आप सर्वसम्मति से आपको तय किया मेरा एक सवाल है, ये बात 2024 का जो आपका इलेक्शन हुआ, 23 में जो इलेक्शन हुआ, बाड़मेर में जो आपने कैंडिडेट किया, जब आपको लग रहा था कि कैंडिडेट जो है आपके सामने टिकट काटना और फिर वो उनका जीत जाना जनता में, तो जनमत तो ये था कि प्रियंका चौधरी एक नेता, तो उनको कुछ लोग की। आप प्रियंका जी की पैरवी कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं किसी की पैर, मेरा काम नहीं है सर। देखिए, ये जो आपके सवाल हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन राजनीति में पद की, टिकट की और महत्वाकांक्षाओं की कोई सेट फिनोमेना नहीं, और न ये कोई फंडामेंटल अधिकार है। मैं भी इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, तो इसलिए मैं पार्टी पर ये एलिगेट नहीं करता पार्टी को कि भाई मुझे ये क्यों नहीं दिया। जब हमने पार्टी को अपना लिया और पार्टी के डिसिप्लिन का हमने कमिटमेंट ले लिया, हमारे यहाँ जब मेंबर बनता है उसको हालांकि कम लोग पढ़ते हैं, उसके पर्ची के पीछे 5 निष्ठाएं लिखी होती हैं।
उसमें कमिटमेंट होता है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि मैं पार्टी के निर्णय का, पार्टी के अनुशासन का पालन करूँ। सामान्य सी बात है। और इसलिए राजनीति में टिकट की, राजनीति में पद की, राजनीति में संभावनाओं की कोई भी सेट फिनोमेना नहीं है। ये अवसरों के उपलब्धता के आधार पर और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है। और ये क्लेम तो कोई नहीं करता, हम कभी नहीं कहा कि 200 के 200 जीतेंगे। पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, कई जगह हम हारते भी हैं, उन हार के कारणों का विश्लेषण भी करते हैं, उससे सबक भी लेते हैं। हम बहुत बार जीते भी हैं, बहुत बार हारे भी हैं। मैंने जनसंघ की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया, तो जीत तो दिवा स्वप्न जैसी थी, लेकिन हम जीते हैं तो खूबियों के आधार पर जीते हैं, और हारे हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रबंधन की या दूसरे किस्म की कमियां रही होंगी। इसलिए पार्टी व्यक्ति परक नहीं है, पार्टी एक समूह है और सामूहिक रूप से निर्णय होता है, उसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं होता है। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है, परिस्थितियों से रिलेटेड भी है, तात्कालिक परिस्थितियों से भी है, और किसी न किसी इक्वेशन से प्रभावित भी है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो चीजें इस तरीके की होती किसी दल में नहीं होती होंगी। ये कम्युनिस्ट पार्टी में भी होती है, आम आदमी में भी होती है, कांग्रेस पार्टी में भी होती है, और बीजेपी में भी होती है। राजनीतिक दल है, इसलिए उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है, कुछ लोगों को टिकट मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, कुछ पार्टी के साथ जुड़ते हैं, कुछ नहीं जुड़ते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, नयों को पहले अवसर मिल जाता है। मैं 55 साल की उम्र में एमएलए बना, जिनको हम लोगों ने तैयार किया 25 साल की उम्र में एमएलए बन गए, तो ये कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। सर, बाड़मेर में आम जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में भारी अभाव है और अब सरकार डबल इंजन की हो गई है, लेकिन बाड़मेर में भी तो कोई समाधान नहीं हुआ। जी बिल्कुल वाजिब सवाल है, और यहाँ मुझे काफी लोगों ने प्रतिवेदन भी दिए हैं। नगर पालिका नगर क्षेत्र से संबंधित भी है, ग्रामीण क्षेत्र से भी है, उसमें कुछ बुनियादी विकास से भी संबंध रखते हैं, और कुछ नगर निकाय की, कुछ पंचायती राज की, कुछ कानून से संबंधित, कुछ किसानों की समस्याएं, कुछ बेरोजगारों के डेलीगेशन मिले हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी है। मैं यहाँ उनको यही कमिटमेंट किया है कि मैंने वो सब प्रतिवेदन भी लिए हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी बात सुनी है, और एक ईमानदार कार्यकर्ता के नाते उनकी बात पहुंचाने की मैं निश्चित रूप से उनको मैंने आश्वस्त किया है कि आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी, और केवल पहुंचेगी नहीं, जो आपने फरमाया कि अब उम्मीदें ज्यादा हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो इतना भरोसा कह सकता हूं कि जो समस्याएं हमारे पास आएंगी हम उनको प्राथमिकता से उसका निस्तारण की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। ये मैं मानता हूं कि कई बार जब सत्ता बदलती है तो लोग रात को ये सोचते हैं कि कल से सब चीजें बदल जाएंगी। मेरे ख्याल से 52 से लेकर आज तक ऐसा चमत्कार कभी हुआ नहीं। लोकसभा के चुनाव भी आए, सरकार को जितना योग्य समय ब्यूरोक्रेसी के रिशफलिंग में, बाकी चीजों के सेटलमेंट में, चीजों को समझने में, मुद्दों तक पहुंचने में जो चीजें होनी चाहिए थी, उन सब चीजों को, उदाहरण के तौर पर अभी ईआरसीपी बड़ा मुद्दा था, सरकार ने तत्काल किया, 72 घंटे के भीतर उसका घोषणा करी। पेपर लीक एक बड़ा मसला था जिसमें इतने बड़े पैमाने पर एसआईटी गठित होने के बाद गिरफ्तारियां हुई, एक्शन हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसके समाधान के लिए सरकार ने कोशिश की है, क्योंकि पिछली बार विरासत में हमें 5 साल में जो सरकार थी, सबसे ज्यादा मुकदमे उस समय दर्ज से विरासत में एक बदतर कानून व्यवस्था दी, बदहाल अर्थव्यवस्था दी, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा था। इसी तर्ज पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी वो ठीक तरीके से डील नहीं हुई, इसलिए आज लोग डिमांड करते हैं। केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं की जितनी योजनाएं थी, उन योजनाओं को जानबूझकर फेल किया। आयुष्मान को फेल किया, चिरंजीवी लेकर आए, उसका धरातल पर कोई वजूद नहीं था। जल जीवन मिशन में राजस्थान हिंदुस्तान के 30 प्रदेशों में सबसे नीचे पायदान पर था। कितना करप्शन हुआ आप सब लोग उसको पढ़ते हो, आप भी लिखते हो। तो एक चैलेंज था कि केंद्र की योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करके डबल इंजन का लाभ कैसे लें। अभी मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, सरकार, विधानसभा भी चल रही है, 10 तारीख को बजट आएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो बजट आएगा वो जनता की आकांक्षाओं का बजट होगा, हर तबके के लिए होगा और अभिनव होगा। राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट होगा। तो मुझे लगता है 10 तारीख तक आप लोगों को इंतजार भी करना चाहिए, उसमें बहुत सारी घोषणाएं समाहित हैं। पर इतना कह सकता हूं कि भजनलाल जी की सरकार एक ईमानदार सरकार है। एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना, ये मुझे लगता है मिरेकल जैसा था, कोई सोच भी नहीं सकता था।
तो मेरे और आदूराम जी का जिक्र कर सकते होंगे, लेकिन भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का साहसिक फैसला है, कार्यकर्ताओं को मनोबल देने वाला फैसला है, कार्यकर्ताओं को संबल देने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक बार सरकार को काम करने का अवसर देना चाहिए। तो मैं आज भी कायम हूँ कि 10 तारीख के बजट का इंतजार करिए और उसके बाद जो आपने कहा है उनका हम सिलसिलेवार तरीके से उसका निराकरण करें। लोकसभा चुनाव के बाद आदमी के पार्टी के मंत्री फिरोजलाल मीणा का इस्तीफा काफी चर्चाओं में है। उसके बारे में मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि जब तक वो खुद उस पर अपनी राय व्यक्त नहीं कर दें, उसका कारण नहीं बताएं, तो नैतिकता कहती नहीं उसके बारे में कुछ मीनमेक निकालो कुछ कहूं। केंद्र के संज्ञान में भी है, प्रदेश की इकाई के संज्ञान में भी। मुझे लगता है कि जो पार्टी के भीतर के इस तरीके के जो मसले होते हैं, हमारा नेतृत्व तो सक्षम है कि उसका निराकरण समय पर करेगा। राहुल गांधी के बयान के बाद पूरे प्रदेश में लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस पर क्या? देखिए, मुझे लगता है देश के लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो गया, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां परिपक्व हो गई, इस चीज का कोई परीक्षण का कोई पैमाना नहीं है। नेता परिपक्व हो गए, इसका कोई पैमाना नहीं है, और अभी भी नेता परिपक्व नहीं हो उसका पैमाना राहुल गांधी है। वो उनकी गाड़ी पटरी पर दौड़ते दौड़ते कब पटरी से उतर जाए, और वो जो राहुल गांधी का बयान है वो पटरी से उतरने वाला ही बयान है। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते अच्छा भाषण दिया, पर एक कमी छोड़ दी, यानी एक पूरी कम्युनिटी को कोई व्यक्ति ऐसे कैसे टारगेट कर सकता है। या तो उनके भाषण लिखने वाला कोई गलत व्यक्ति बैठा है, उनको उसके बारे में दुरुस्त करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह सकते हो, किसी समाज विशेष के लिए कह सकते हो, किसी दल विशेष के लिए कह सकते हो। पूरे हिंदू समाज को हिंदू हिंदू कहना और ये हिंसक बोलना कि हिंसा करते हैं, मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है कि कहीं राहुल गांधी जो लगातार चीन से बराबर वार्तालाप करते हैं दूरभाष पर, उसका नतीजा तो नहीं है। इस तरीके का बयान कोई अपरिपक्व राजनेता ही दे सकता है। सर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा एक सर्कुलर जारी किया है 0099 डेट 5/5/2000। उसमें लिखा गया है कि 3 साल तक सरकारी आदमी एक सरकारी कार्यालय में एक ही पद पर विराजमान होगा। सरकारें बदल जाती है, 20 साल पहले का सर्कुलर है, समय समय पर कई चीजें, लेकिन वो सरकारी दामाद आज भी उन मलाईदार पदों पर उन विभागों में तैनात है। एक कहावत है, कुछ लोग खोटार कुछ लुहार खोटार, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न उठाया और जब मैंने इतनी सारी बातें सरकार के समक्ष कही हैं, तो आपकी बात भी मेरे संज्ञान में आई है, मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा भी, और सरकार की जो नीयत है उसमें हो सकता है आपकी मंशा पूरी हो। थैंक यू।